ये कुछ लेटर्स मेरे हाथ में दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस के लेटर्स हैं, कुछ ब्लैंक लेटर्स हैं। इन्हीं लेटर्स के आधार पे आज की जानकारियां आपको दूंगा। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में 7 जानकारियां हैं कुल मिलाकर के। तो सभी जानकारियों को हासिल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, कम्यूटेशन को 11 साल करने का फॉर्म लेटर हुआ जारी, तेजी से पहुंच रहा पेंशनर्स के पास। जी हां दोस्तों, आज सुबह से मुझे 2-3 जगह से एक कम्यूटेशन को कम करने का फॉर्म आ गया है। अब ये जो फॉर्म आप सामने देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो ब्लैंक जगह है, जो खाली जगह है, वहां पर आपका डिटेल्स भरना है। उसके बाद नीचे पीसीडीए का एड्रेस है, फिर रिकॉर्ड ऑफिस का एड्रेस आपने भरना है। और दोस्तों, उसके बाद आपका कितना कम्यूटेशन कट रहा है, टोटल आपको कितना अमाउंट मिला था, वो भरना है। फिर आगे कई महत्वपूर्ण बातें भी लिखी गई हैं कि कम्यूटेशन जो दिया जाता है 2006 के हिसाब से दिया जाता है। उस समय में ब्याज दरें कुछ और थी, तो आज के डेट में कम्यूटेशन को उस दर के हिसाब से 15 साल तक काटा जाना कहीं ना कहीं जायज नहीं है। इस बात को जस्टिफाई किया गया है इस लेटर में। और साथ ही साथ नीचे माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश का भी हवाला दिया गया है, उसका भी रेफरेंस दे करके यह रिक्वेस्ट किया गया है कि मेरा भी कम्यूटेशन 10 साल 8 महीना काटा जाए, ना कि 15 साल काटा जाए। और ये लेटर अब वायरल हो रहा है, बहुत सारे पेंशनर्स के पास जो है ये लेटर पहुंच चुका है, शायद आपके पास भी पहुंचा होगा। तो क्या इस लेटर को भर के आप भेज देंगे तो आपका कम्यूटेशन 10 साल 8 महीना कटेगा, 15 साल कटने के बजाय कम हो जाएगा उसका पीरियड, यानी कि लगभग 3.5 साल से 4 साल की क्या आपके कम्यूटेशन में बचत हो जाएगी। आपको बता दूं दोस्तों कि माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में केस चल रहा है, बिल्कुल अंतरिम आदेश भी जारी हुआ है। जिन्होंने केस किया है उनका जो है कम्यूटेशन को, रिकवरी को बंद करने का भी आदेश जारी हुआ है, लेकिन इसका फायदा सबको अभी मिलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये फॉर्म भर के भेजना चाहते हैं, भेज दीजिए, भेजने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस फॉर्म के ऊपर कोई सुनवाई होगी इसके चांसेस ना के बराबर हैं। जी हां, आपको मैं फॉर्म भेजने से मना नहीं कर रहा हूं, आप भेज सकते हैं, और इस तरीके के फॉर्म बिल्कुल भेजे भी जाने चाहिए, ताकि जो डिपार्टमेंट है, पीसीडीए, रिकॉर्ड ऑफिस है, उनके तरफ भी थोड़ा सा प्रेशर बने और वो भी उस मुद्दे को जो है थोड़ा आगे और भेजें। तो फॉर्म जरूर भर के भेजिएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, सर 50% मर्ज पर एडिशनल पेंशन भी बढ़ेगा। कई सारे पेंशनर्स का यह सवाल है कि मुझे 80 साल होने पर 20%, 85 पे 30% या आगे जितना भी उम्र बढ़ता जाता है उतना मुझे एडिशनल पेंशन मिल रहा है। जैसे आपने जानकारी दी थी कि 50% डीएडीआर मर्ज होने पर बेसिक पेंशन बढ़ जाएगा, तो क्या एडिशनल पेंशन भी बढ़ेगा? जी हां, बिल्कुल। आपका अगर बेसिक पेंशन बढ़ जाएगा तो उसी बेसिक पेंशन के हिसाब से आपका एडिशनल पेंशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसी बेसिक पेंशन का परसेंटेज के हिसाब से आपको आपका एडिशनल पेंशन मिलना है। और बेसिक पेंशन से जुड़ी हुई हर वो अलाउंस, हर वो जो है फायदा आपको जो मिल रहा है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि आपका अगर डिसेबिलिटी एलिमेंट आपको मिलता है तो वो भी आपका बेसिक पेंशन पर ही आधारित है, तो उसका भी बढ़ोतरी हो जाएगा। तो जी हां, एडिशनल पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी अगर मर्ज होता है तो। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस बार बार पेंशनर को दे रहा गोलमोल जवाब ताकि ना देना पड़े एमएससीपी। देखें लेटर। जी हां दोस्तों, एक लेटर है मेरे पास जो आपको मैं अभी सामने दिखा रहा हूं। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पेंशनर को एड्रेस किया गया है, और इस लेटर में यह बताया गया है कि आपका सीट रोल को स्क्रूटिनी करने के बाद, यानी कि छानबीन करने के बाद, हमने ये पाया कि आप 1991 अप्रैल के भर्ती हैं और 31 अगस्त 2007 के रिटायरी हैं, और आपका प्रमोशन नाइकी में 2000 में हुआ है, अप्रैल 2000 में हुआ है। तो आपका जो नाइकी का सर्विस है 7 साल 4 महीना 7 दिन हो रहा है आपका रिटायरमेंट के डेट तक, इसलिए आपको 8 साल पूरा ना होने की वजह से नाइकी में एमएससीपी हवलदार नहीं दिया जाता है। अब आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं नोटिस करवा दूं दोस्तों कि इनका एनरोलमेंट हुआ था अप्रैल 1991 में और इनका रिटायरमेंट हुआ है 31 अगस्त 2007 में। तो ये जो पीरियड है ये 16 साल से ऊपर का पीरियड है। अब आपको मैं क्यों बोल रहा हूं कि बार बार पेंशनर को मना किया जा रहा है। सेम इसी तरीके का रिप्लाई इन्हीं पेंशनर को कुछ दिनों पहले भी भेजा गया था। अब 11 मई 2024 को फिर से वही रिप्लाई भेजा गया है, जबकि पेंशनर ने क्लियरली अपने ग्रीवेंस में लिखा था कि मैं नाइकी में 8 साल की वजह से एमएससीपी नहीं मांग रहा हूं, मैं मेरा कुल सर्विस 16 साल होने की वजह से एमएससीपी मांग रहा हूं। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ऑफिस का यह जवाब गोलमोल करने वाला है।
रिकॉर्ड ऑफिस इस तरीके से जवाब दे रहा है जैसे कि रिकॉर्ड ऑफिस का जो फंड है, जो रिकॉर्ड को जो अलॉट किया हुआ फंड है, उस फंड में से उनको एमएससीपी देना पड़ेगा। तो इस तरीके का जवाब ना देते हुए पेंशनर को 16 साल कंप्लीट होने के कंडीशन में उनको हवलदार का एमएससीपी जरूर दिया जाना चाहिए। यहां पर रिकॉर्ड ऑफिस ने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो जब पेंशनर को लागू है 16 साल पूरा होने पर, तो रिकॉर्ड ऑफिस क्यों डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं कर रहा है, क्यों गोलमोल जवाब बार बार दे रहा है, ये समझ से परे है। हालांकि पेंशनर को अपना कोशिश जारी रखना चाहिए और जब तक रिकॉर्ड ऑफिस उनका डॉक्यूमेंट प्रोसेस ना करे एमएससीपी हवलदार के लिए, तब तक उनको बार बार ग्रीवेंस डालते रहना चाहिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जुलाई 2024 से डीएडीआर बढ़ के 54% होगा, रिपोर्ट आया सामने, देखें महंगाई में उछाल। जी हां दोस्तों, अमर उजाला की तरफ से यह रिपोर्ट सामने आई है कि जुलाई 2024 से हमारा डीएडीआर बढ़ करके 50% से 54% हो जाएगा। ये जो रिपोर्ट्स आप देख पा रहे हैं, हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से जो आधिकारिक आंकड़े होते हैं एआईसीपीआई के आंकड़े, वो अभी सामने नहीं आए हैं। फरवरी महीने के, मार्च महीने के आंकड़ों को सरकार फ्रीज करके रखी हुई है, लेकिन फिर भी अमर उजाला की तरफ से इस तरीके से जानकारी सामने आना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों पिछले दिनों यह भी जानकारी सामने आई थी कि वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं, अप्रैल महीने के जो खाद्य पदार्थों की जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा उछाल में है और पिछले 13 महीने में सबसे ज्यादा अप्रैल के महीने में खाद्य पदार्थों की महंगाई में उछाल आई है। तो कहीं ना कहीं इस उछाल से हो सकता है आने वाले दिनों में हमारा जुलाई 2024 से मिलने वाला जो महंगाई भत्ता है उसके ऊपर 54% की मुहर लग भी सकती है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एफएमए यानी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 हर महीने लेने के लिए ये करें कार्रवाई। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से पेंशनर को एक लेटर भेजा गया है जिसमें कई सारे फॉर्म्स भी भेजे गए हैं, यानी कि अगर आपको एफएमए लेना है तो उन फॉर्म्स को भर के आपको रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना पड़ेगा। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, इस लेटर में पेंशनर को रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा है कि आपको अगर एफएमए चाहिए तो आपको ये जो फॉर्म्स हम भेज रहे हैं उन फॉर्म्स को स्टेशन हेडक्वार्टर, आपका नजदीकी स्टेशन हेडक्वार्टर से साइन करा करके फिलअप करके आपने हमें भेजना है ताकि हम आपका एफएमए का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर सकें। चलिए आपको नीचे जो फॉर्म्स दिख रहे हैं जिसमें सबसे पहला एनेक्जर 1 है, इसको आपने भरना है, पूरा डिटेल्स भरने के बाद साइन करा करके रखना है। साथ ही साथ एनेक्जर 2 है, एनेक्जर 2 में भी आपने अपने डिटेल्स भरने हैं, इसमें भी साइन खुद का भी होगा और जो भी नीचे काउंटर साइनिंग अथॉरिटी है यानी कि स्टेशन हेडक्वार्टर के जो ओआईसी हैं उनका भी साइन होगा। एनेक्जर 3 आप देख पा रहे हैं, एनेक्जर 3 को भी आपने भरना है, खुद भी साइन करना है, नीचे भी साइन करवाना है। और नीचे और एक फॉर्म है जिसमें आप ईसीएचएस की सुविधा नहीं ले रहे हैं, उस बात को आपने डिक्लेयर करना है और उसमें भी साइन करा करके ये सारे के सारे फॉर्म जब आप रिकॉर्ड ऑफिस भेजेंगे तभी आपका एफएमए शुरू होगा। अब दोस्तों आपको बता दूं, एफएमए के लिए लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। आप अप्रैल 2003 से पहले के रिटायरी होने चाहिए, क्योंकि अप्रैल 2003 से बाद के रिटायरीज के लिए ईसीएचएस कंपलसरी है। और दूसरा कंडीशन है दोस्तों कि आपके जिले में फौजी चिकित्सा सुविधाएं नहीं हुआ जिला होना चाहिए, तभी आपको एफएमए मिलेगा। अदरवाइज बाकियों के लिए ईसीएचएस कंपलसरी है। बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो ईसीएचएस भी नहीं लेते, एफएमए भी नहीं लेते, तो दोनों में से कंडीशन के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से एक सुविधा को जरूर लें दोस्तों, ताकि आपको मुश्किल वक्त में आपका सहारा बन सके, या तो ईसीएचएस या तो एफएमए। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों, बिना कार्रवाई के नहीं मिल रहा एडिशनल पेंशन, 20%, 30%, 40%, 50% या 100%। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, इस मैसेज में पेंशनर को यह जानकारी दी गई है कि आपका एडिशनल पेंशन को हमने रिवाइज कर दिया है, हमने एडजस्ट कर दिया है और उनको बकायदा अमाउंट भी बता दिया गया। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स को तो उनका एडिशनल पेंशन अपने आप ही लागू कर दिया जाता है, पीसीडीए द्वारा उनका बढ़ा हुआ एडिशनल पेंशन दे दिया जाता है, जो 80 साल पूरा होने पे, 85 साल में, 90 साल में, 95 साल में और 100 साल पूरा होने पर दिया जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको ऑटोमेटिकली ये बढ़ोतरी नहीं दी जाती। अब ये जो पेंशनर हैं जिन्होंने मुझे जानकारी दी है, उन्होंने भी ग्रीवेंस डाला, जब उन्होंने शिकायत डाला तब जाकर के उनका एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। तो आप भी अगर एडिशनल पेंशन के हकदार हैं, यानी कि आपकी भी उम्र अगर 80 साल या उससे ऊपर की है और आपको भी अगर एडिशनल पेंशन नहीं मिल रहा है, तो तुरंत ही आप सीपी ग्राम्स में
सीजीडीए के नाम पर ग्रीवेंस डालें, वो ग्रीवेंस आपका पीसीडीए जाएगा और पीसीडीए आपका एडिशनल पेंशन आपको दे देगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एडिशनल पेंशन 65 साल से शुरू करने की मांग। जी हां, ये जो पेपर का आप कटिंग देख पा रहे हैं, इसमें राजस्थान के पेंशनर्स ने 65 साल में एडिशनल पेंशन लागू करने की मांग की है। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आए दिन ऐसे बहुत सारे राज्यों में जो राज्यों के पेंशनर्स हैं वो एडिशनल पेंशन की मांग करते हैं 65 साल से। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि 65 साल से एडिशनल पेंशन शुरू होना डिफेंस पेंशनर के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जो राज्य के कर्मचारी हैं वो रिटायर होते हैं, या जो सिविल के कर्मचारी हैं वो रिटायर होते हैं 60 साल की उम्र में। उनका रिटायरमेंट 60 साल में होता है, लेकिन फिर भी वो 65 साल की उम्र में एडिशनल पेंशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो फौजी रिटायर होते हैं, जो सिपाही रिटायर होते हैं, वो तो 35 से 37 के बीच में होते हैं। जो नायक हवलदार बन के भी होते हैं वो 40 साल के आसपास में, 42-45 में होते हैं। जो जेसीओ बन के भी अगर रिटायर हो तो उनका भी उम्र लगभग 50 साल के आसपास ही होता है। तो इतने कम समय में जब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद 15-20 साल हो जाते हैं, किसी के 25 साल हो जाते हैं 65 साल होते होते। तो क्यों नहीं इतना साल के गैप में एडिशनल पेंशन शुरू होना चाहिए? तो मेरी गुहार है, हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो भी संस्थाएं हैं, वो भी इस तरीके की मांग जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने, पेंशन मिनिस्ट्री के सामने रखे, क्योंकि डिफेंस पेंशनर को सबसे ज्यादा एडिशनल पेंशन 65 साल में शुरू होना जरूरी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है दोस्तों, क्योंकि जो फौजी होते हैं रिटायरमेंट के बाद उनकी जो जीवन अवधि होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है। ये रिसर्च बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जो स्पेशली जो जवान है वो बहुत कम जीता है, बहुत लंबे देर तक नहीं जीता है। और जो जेसीओज हैं वो थोड़ा सा और ज्यादा जीते हैं, जो अफसर्स हैं वो थोड़ा सा और ज्यादा जीते हैं। तो इसका मतलब रिटायरमेंट के बाद जो फौजी होते हैं उनकी उम्र बाकी के तुलना में कम होती है। तो इस वजह से भी एडिशनल पेंशन 65 साल में कम से कम डिफेंस पेंशनर्स के लिए लागू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।